हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज टॉपिक का नाम है न्यायपालिका। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ टॉपिक बचे हैं किसके? सिर्फ पॉलिटी के, राजनीति विज्ञान के, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 दिन में। उसके बाद टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की, और पेडागॉजी की भी चलेगी, लैंग्वेज की भी साथ में चलेगी। तो आप घबराइए नहीं, सतत अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहिए लगातार। तो हम अपने भारत देश की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार न्यायपालिका मानव अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करती है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले उस पर ध्यान रखती है। इसी प्रकार 2 राज्यों के बीच या केंद्रवार राज्यों के बीच या राष्ट्रपति के विवादों का निपटारा, इन सभी का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इस प्रकार से हम सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालयों की इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर एक सतत सीरीज जो नीचे से ऊंचे क्रम की ओर या ऊंचे से नीचे क्रम की ओर, उच्च की ओर या निम्न की ओर, दोनों क्रम आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम बात करेंगे मुख्यतः उच्चतम न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की। तो यदि हम संविधान के दृष्टिकोण से बात करें तो यह अनुच्छेद 124 के तहत इसका वर्णन है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। 24 के अनुसार ही उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्निर्धारण कर सकती है। और यदि हम न्यायाधीशों के पदावधि की बात करें या योग्यता की बात करें, तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता है तो वह भारत का नागरिक हो। फर्स्ट योग्यता यही है। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या 1 से अधिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहा हो। तो ये शर्तें पूरी करता हो तभी सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश बन सकता है। भारत का नागरिक हो, फर्स्ट प्राथमिकता वही है जो सब में है, सभी पदों में है। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। किसमें? उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में, अथवा 10 वर्ष उच्च न्यायालय में या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या किया हो? वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो वहाँ का, अथवा राष्ट्रपति की राय में, जो हमारा देश है भारत, वहाँ के राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहा हो। ये योग्यताएं पूर्ण करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यदि हम पदावधि की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि जो होगी वो 65 वर्ष होगी। 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले किस प्रकार से? तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके पद छोड़ सकता है, उससे पूर्व। तो इस प्रकार से इस न्यायपालिका में आप देखेंगे। और नियुक्ति के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ उनको राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। तो इस प्रकार से हम सर्वोच्च न्यायालय को देखेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय को देखेंगे, उसके बाद जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को भी देखेंगे। एक आध इसमें एग्जाम्पल आएंगे, उनके थ्रू हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कैसे प्रक्रिया चलती है। यदि कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो या संविधान की मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना करता हो या क्षति पहुंचाता हो, तो उस पर न्यायपालिका रोक लगा देती है। इसीलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
कहा गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं न्यायपालिका से। तो एक कहानी के माध्यम से शुरू करेंगे। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों को समान रूप से सभी लोगों पर लागू होंगे। ये नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो अलग अलग कानून होंगे, सबके लिए समान कानून है। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। तो ये अब कहानी से जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था में क्या है, बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। तो आप इस लाइन को नोट कर लेंगे, ये सीटेट में पूछा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब, तो ये जो सारी चर्चा हुई है इस पैराग्राफ में, इसका पूरा डिटेल से वर्णन अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहला बिंदु देखते हैं, इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की हम भूमिका देखते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो क्या क्या कर सकती हैं? विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करना चाहिए शिक्षक को, इसकी सुनवाई कर सकती हैं। नदियों के पानी के बंटवारे, हमेशा कृष्णा और कावेरी नदी जल विवाद आपने सुना होगा। केरल तमिलनाडु ये जो विवाद है पानी का, तो केरल तमिलनाडु पुदुचेरी और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी के पानी को लेकर के ये विवाद उठता रहता है हमेशा। फिर है, वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा भी दे सकते हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो आप इनके भाग भी याद रखेंगे, कभी कभी न्यायपालिका के कामों के भाग पूछ सकता है या पूछ देता है। जैसे कि विवादों का निपटारा, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा है, न्यायिक समीक्षा है, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो पहले देखते हैं विवादों का निपटारा। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि दो राज्यों के बीच या दो राज्यों की सरकारों के बीच के विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? तो आप उसमें बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है, ये न्यायपालिका का कार्य है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा, यदि कोई गलती हुई है तो उसकी देख रेख करना और देखने के बाद उस पर निर्णय लेना, उसको सुधार देना, ये है समीक्षा कर देना उसकी। इसीलिए इसको बताया गया है कि यदि कोई कानून ऐसा बना देती है सरकार जो कि मूल ढांचा है संविधान का, उसका उल्लंघन होता है,
तो उस पर रोक लगा सकती है, उसको रद्द कर देगी न्यायपालिका। और ये क्वेश्चन आता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है संविधान की व्याख्या का अधिकार। इसलिए आप इसको नोट करेंगे कि संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप दोनों को नोट कर लेंगे। फिर है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जा सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कहाँ अपील की जा सकती है, तो या तो कहाँ, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। दो ही न्यायालय में आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आप कर सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, या तो आप उच्च न्यायालय में जाएंगे राज्य के, या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाएंगे। दो ही जगह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अपील की जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी स्थापना देख लीजिए। हमारे भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसकी एक सुंदर छवि यहाँ है। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया है। तो पहले जो संसद भवन था, संसद भवन के भीतर ही या अंदर चेंबर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था, उसी में हमारी न्यायपालिका थी। लेकिन वर्तमान में अब वहाँ से इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई है। इसलिए आप इसकी स्थापना याद रखेंगे, स्थापना की डेट, जिस दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ उसी दिन इसकी स्थापना हुई, अर्थात 26 जनवरी 1950। तो इस डेट को आप याद रखेंगे। और पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इन चीज़ों को आप यहाँ से नोट करेंगे। विशेष रूप से 26 जनवरी 1950 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। फिर ये वही विवाद हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ खाली स्थान आप भर सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच, नागरिकों के बीच ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। अभी न्यायपालिका के कार्यों को देखा, न्यायपालिका की भूमिका देखे हम लोग। अब देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। वही न्यायपालिका की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय की भारत के। अब देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की ज़मीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। तो इसमें बताया गया है कि यदि आप किसी ताकतवर नेता के खिलाफ क्लेम कर रहे हैं, आपके परिवार की ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया है, और ऐसी व्यवस्था में रहते हुए आप नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। कौन, जो ताकतवर नेता है, उसका तबादला भी कर सकता है। तो जब आप इस मामले में अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिदायत करता दिखाई देता है। तो अब यहाँ से बात समझना, अभी स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका तैयार हो रही है कि इस प्रकार से वो करेगा, दो ताकतवर जो नेता है। अब आगे स्वतंत्र, चूंकि हमारी जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है और निष्पक्ष भी है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में निष्पक्ष और स्वतंत्रता का अर्थ बताएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसले सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है।
तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी नहीं दे सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इसलिए शक्तियों का बंटवारा संविधान में वर्णन है कि विधायिका जो है और कार्यपालिका वह न्यायपालिका से अलग रहेगी, पृथक रहेगी। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, उस पर किसी शासन या प्रशासन का कोई दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं की कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ प्रक्रिया है। आज तक कोई ऐसा न्यायाधीश नहीं हुआ जिसे प्रक्रिया के माध्यम के तहत हटा दिया गया हो। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, बहुत टफ प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है बहुत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। इसलिए ये सारी शब्दावलियाँ आप नोट करेंगे कि जैसे अभी ये शब्दावली आई है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है या न्यायालय का है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। अब हम देखेंगे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। वही सीरीज़ देखेंगे जो मैं शुरू में चर्चा में बताया था आपको कि अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं, फिर उसके बाद राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय, उसके बाद देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उन सब का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है, तो उस पर अब चर्चा करेंगे। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ देता है कि कितने स्तर की अदालतें हैं हमारे देश में, तो 3 अलग अलग स्तर। इस प्रकार आप याद रखेंगे, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, फिर होगा आपका ये राज्यों का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, उसके बाद देश का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं जो अधीनस्थ होती हैं जिला एवं सत्र के भी, तो वे खंड जो आपके ब्लॉक होते हैं वहाँ आ जाती हैं। एक ज़िले में 5-7 तहसीलें होती हैं, वहाँ भी तहसीली न्यायालय होती हैं। तो इस प्रकार वो सारी निचले स्तर की मानी जाएंगी। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय किसे, तो जिला अदालत को। इसलिए आप इसको नोट करेंगे। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर या किसी शहर में होती हैं, जैसा कि मैं भी बताया कि ये जिले या तहसीलों में होंगी। यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। छोटे मोटे अपराध जो भी गांव कस्बे के अपराध होते हैं सब यहीं सुनवाई उनकी यहीं होती है, पिटीशन उनकी यहीं दायर होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि राज्य की सबसे ऊंची अदालत कौन होती है, तो आप इसको याद रखेंगे, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ही राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। तो यह भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, देश की सबसे बड़ी अदालत तो सर्वोच्च न्यायालय। यह नई दिल्ली में स्थित है। देश की मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। जो देश का मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। यह क्वेश्चन आता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। तो यदि कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय जारी कर दिया है तो वो
देश के हर एक न्यायालय में लागू होगा। तो ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए आप इनको नोट कर लेंगे। इसमें एक पिरामिड के तीनों स्तर के माध्यम से दिखाया गया है, आप इसमें भर सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना एक स्वतंत्रता के बाद पूछेगा, जो 26 जनवरी 1950 हमारी सुप्रीम कोर्ट हुई। एक ये क्वेश्चन आएगा कि उच्च न्यायालयों की, वो सर्वोच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना मैं बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950, गणतंत्र जब हुए, हम गणतंत्र घोषित हुए उस दिन। लेकिन उच्च न्यायालयों की स्थापना इसमें यदि पूछता है तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी थे, तीनों मुख्य शहर थे पहले, जब यहाँ औपनिवेशिक शासनकाल था ब्रिटिशर्स का, तब यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ये तीनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन के तौर पर, इसलिए इनके तीनों को आप नोट कर लेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ, यह भी क्वेश्चन आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन यदि पूछे तो 1966 में, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। ये हाई कोर्ट है दिल्ली का। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि पूरे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों ने अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए कहाँ है? गुवाहाटी में उच्च न्यायालय रखा गया है। तो ये पूर्वोत्तर के जो चारों राज्य हैं, इनको भी आप विशेष रूप से नोट लगा करके नोट करेंगे। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो है गुवाहाटी में। तो इसको भी आप नोट करेंगे। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर है, जबलपुर हाई कोर्ट है, लेकिन दूर ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए वहाँ उसकी खंडपीठ भी हैं 2, एक ग्वालियर खंडपीठ है और एक इंदौर खंडपीठ है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ होती हैं दूरी को देखते हुए। तो इसलिए आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, मद्रास का उच्च न्यायालय दिखाया गया है। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को क्या होते हैं? मान्य होते हैं। इसको बोलते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ये नहीं कि ऊपरी अदालत यदि बोल दिया है तो निचला मानेगा ही नहीं, वो फिर एकीकृत नहीं कहलाएगा। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अपील मतलब सुनवाई, जब अपील करता है कोई, जैसे कोई क्राइम हो गया तो दोनों पक्ष अपील पिटीशन दायर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत पे अपील कर सकता है। अपील यानी क्लेम करेगा अब ऊपरी अदालत में, अब उसकी सुनवाई वहाँ होगी ऊपरी अदालत में। यदि वो संतुष्ट नहीं है निचली अदालत से, निचली अदालत ने जो निर्णय दिया, यदि वह व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करेगा? ऊपरी अदालत में पिटीशन अपनी दायर करेगा, अर्थात ऊपरी अदालत में अपील करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करते हैं।
यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है। तो एक एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे जो दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया है। यहाँ पटना हाई कोर्ट का डायग्राम दिया गया है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि एक निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफ़र कैसे होता है। उसके स्टेप होते हैं। आप डायरेक्ट कुछ मुद्दे हैं जैसे मौलिक अधिकारों का, तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन हर मुद्दों में ऐसे नहीं जा सकते कि डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। पहले निचली अदालतों पर, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार के उदाहरण से समझते हैं। तो ये 1980 फरवरी महीने की घटना है। तो फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। कौन? लक्ष्मण कुमार। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी साथ में रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में क्या हुई? मौत हो गई। अर्थात लक्ष्मण की शादी जिससे हुई सुधा गोयल से, उसकी 2 दिसंबर 1980 को क्या हुई? मौत हो गई। जबकि फरवरी 1980 में शादी हुई थी। लगभग 10 महीने शादी चली इनकी। उसके बाद सुधा के घर वालों ने अदालत पर क्या किया? अदालत में जाकर के मुकदमा दायर करवाया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया, 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थी। मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। पड़ोसी जब चीखें सुनी तो उन्होंने यह मामला समझने के लिए कि आखिर चीखें क्यों उठ रही हैं, तो लक्ष्मण के घर बलपूर्वक घुसे हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार आग लगाई थी। तो लक्ष्मण कुमार जो था आग लगाने का कार्य किया था, जो उसका क्या था? पति था, जिससे विवाह हुआ था उसका। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने, अब परिवार वालों और पड़ोसी ने क्या बोला उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में है। तो परिवार वालों और पड़ोसी ने सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। ऐसा कौन बोला? सुधा के परिवार के लोग और एक पड़ोसी बोला कि सुधा के जो ससुराल वाले लोग थे उसके साथ बहुत ज़्यादा क्या करते थे? मारपीट करते थे। उनकी मांग थी, किनकी? ससुराल वालों की मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। ऐसी डिमांड कर रहे थे। कौन? ससुराल वाले। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ, मतलब उसका पति सुधा का, और सास सुधा का क्या कहते हैं कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में क्या हुआ? आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को क्या किया? दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। कौन? निचले स्तर की अदालत ने तीनों को दोषी करार दे दिया, पति को भी, जेठ को भी और सास को भी, और मौत की सज़ा सुना दी। अब हम देखते हैं, तो ये निचले स्तर में भी क्लेम हुआ था। अपील निचले स्तर की है। निचला स्तर उनको मौत की सज़ा सुना देता है। अब वो जाएंगे निचले स्तर से थोड़ा उठेंगे और अगले स्टेप पर जाएंगे, अपील वहाँ दायर करेंगे, पिटीशन वहाँ दायर करेंगे। तो नेक्स्ट पैरा में अब देखते हैं उस कहानी का अगला पार्ट। तो 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ क्या किया? उच्च न्यायालय, जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है उच्च न्यायालय, वहाँ अपील दायर कर दी। कौन? लक्ष्मण और उसका बड़ा भाई और उसकी माँ। जब तीनों को मौत की सज़ा निचली अदालत ने सुनाया तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर दी, अपील दायर करी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना
थी वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को क्या किया? बरी कर दिया। किसने? जो राज्य की सबसे ऊंची अदालत अर्थात उच्च न्यायालय। तो उन्होंने यह फैसला दिया गवाहों को सुन करके कि सुधा एक दुर्घटना का शिकार हुई है। चूंकि वो दूध गर्म कर रही थी तेल के स्टोव में, इसलिए वह दुर्घटना का शिकार हो गई, स्टोव से जल गई। इसलिए वह तीनों को क्या किया? बरी कर दिया। अब हम देखते हैं अब उसके मातृ पक्ष से सुधा के परिवार वाले क्या करेंगे। अभी तो पहली बार निचली अदालत ने इनको दोषी दिया, तो इन्होंने अगेंस्ट में उसके हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करी। अब देखते हैं उसके परिवार वाले क्या करते हैं, लड़की पक्ष वाले। तो शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। उन्हें इस बात का दुख था अदालतें इस तरह से घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही थी। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने भी ऐसी जागरूक महिला को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई तरह धरने प्रदर्शित किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन के द्वारा या उनकी तरफ से दायर की गई। तो इसके पिछले अध्याय में हमने दहेज प्रथा और उसके कानून के बारे में भी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में भी हमने चर्चा करी है। जो पॉलिटी की जो मेरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसमें बताया गया है। तो वहाँ तक की कहानी हो चुकी है, उसी का जिक्र है इसमें थोड़ा। बाकी जो सुधा की कहानी वहाँ ख़त्म हुई थी, जब हाई कोर्ट राज्य का उनको बरी कर देता है, तो जब इन्होंने आंदोलन किया, कौन? सुधा के परिवार वालों ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाई, तब जाके एक इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन था जो इनकी पिटीशन दायर करवाता है। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। तो 80 से अब 85 चलने लगा, 5 वर्ष हो गए। तो अब देखते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स का संगठन था, इन्होंने जब पिटीशन दायर करी तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। जब पिटीशन कर दिया, दायर हो गई, तो क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मण, उसकी मां और उसके भाई सुभाष चंद्र के खिलाफ क्या किया? अपील सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। उच्च न्यायालय चूंकि तीनों को बरी कर चुका था, लेकिन उससे अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया। किसको? लक्ष्मण अर्थात पति और सास, दोनों को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। जो जेठ था उसको बरी कर दिया गया, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब कहीं नहीं जा सकता ये अपील करने, जिसको सज़ा सुना दी गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अब वो कहीं नहीं जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति के पास यदि किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो वो लास्ट में राष्ट्रपति के पास क्षमादान या क्षमा याचना के लिए जाता है। तो इस प्रकार से अब इनको क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय उम्र कैद की सज़ा दे दिया सास को और पति को, जबकि जो उसका जेठ था सुभाष चंद्र को बरी कर दिया, चूंकि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। तो इस प्रकार से आपने तीनों स्तरों का अध्ययन किया। इसमें एक निम्न स्तर, मध्यम स्तर अर्थात जो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है राज्य का, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, तो वहाँ उन्हें तीनों को बरी कर दिया गया था। अब यहाँ पे तीनों को क्या हुआ? एक को बरी किया गया और 2 को उम्र कैद की सज़ा हुई। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के तीनों स्तरों का हमने अध्ययन किया। अब हम इस कोर्ट को देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को किन किन नामों से। तो उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। तो इसलिए आप इनके नाम याद रखेंगे। विशेष रूप से
जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन को आप विशेष रूप से याद रखेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सिविल जज न्यायालय, ये अधीनस्थ अदालतों के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। अभी हम न्यायपालिका के स्तरों के बारे में देखें, अब हम आएंगे विधि व्यवस्था की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जो दहेज हत्या, दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, वह समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। कौन से कानून का? फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए हम नीचे की तालिका का देखेंगे। तो जो शाखाएं हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि विधि व्यवस्था में कितनी शाखाएं हैं, तो आप दोनों के नाम याद रखेंगे, एक फौजदारी और एक दीवानी। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप फौजदारी और दीवानी दोनों शाखाओं को याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसमें नीचे दिया गया है, उसके माध्यम से समझते हैं तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस सारणी में आप देख सकते हैं दोनों में विधिवत अंतर बताया गया है, फौजदारी मामले और दीवानी। तो फौजदारी में देखें कौन कौन से। ये ऐसे व्यवहार व क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या कर देना, तो ये सब फौजदारी कानून कहलाएंगे। वहीं हम दीवानी की बात करें तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन, अवहेलना, उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद हैं। तो ये नॉर्मल विवाद होते हैं दीवानी, लेकिन फौजदारी बहुत टफ होते हैं विवाद, गहरे विवाद होते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे, गंभीर विवाद होते हैं जो फौजदारी होते हैं। दूसरा है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी FIR, फर्स्ट रिपोर्ट रजिस्टर जो होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म है। तो आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कहते हैं हिंदी में प्रथम सूचना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, FIR का हिंदी भी पूछ देता है कि FIR को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी देगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दे देगा, क्योंकि आप हिंदी समझ जाएंगे उसका। प्राथमिकी दे देगा, दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, जांच करने के बाद क्या करती है, अदालत में केस फाइल करती है। तो इसमें किसमें, फौजदारी में पहले आप रिपोर्ट करेंगे, FIR करवाएंगे, उसके बाद पुलिस आएगी और पूरे अपराध की तहकीकात करेगी, तहकीकात मतलब जांच करेगी, और फिर अदालत में उस केस को फाइल करेगी, तो निर्णय फिर अदालत देगा। और यदि हम दीवानी की बात करें तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो इसमें डायरेक्ट FIR न करवा के न्यायालय में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। फिर नंबर 3 देखते हैं, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो जब पुलिस तहकीकात करती है, अदालत में केस फाइल करती है, जो निर्णय आता है उसके तहत उसको जेल भेजा जाएगा या छोड़ा जाएगा। तो जो अदालत का निर्णय आएगा उसके तहत ही किया जाएगा। यदि निर्णय आया है कि गिरफ्तार करो तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद जुर्माना और अपनी जो जेल काटे और फिर उसके बाद जमानत ले। यदि हम इधर दीवानी में देखें तो अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करें और बकाया किराया चुका दें। तो ये दीवानी मामले बहुत ज़्यादा टफ नहीं हैं। साधारण मामले जो होते हैं वो मुख्यतः दीवानी मामले कहे जाते हैं, और जो गंभीर मामले होते हैं वह फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ में बातें आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो इसको हम देख लेते हैं। हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है।
जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा में। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे ऊपर, उसमें 5 वर्ष लग गए थे सज़ा दिलवाने में। 80 का मामला था, 85 में निर्णय हो पाया था, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला था, जिसमें हम न्यायालय के तीनों स्तरों को समझे थे। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी चलाता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यह बात सत्य है जो इसमें बताई गई है कि यदि कोई गरीब है तो उसके लिए बहुत टफ प्रक्रिया होती है, बहुत कठिन प्रक्रिया है ये। इसलिए वकील ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। इसलिए आप पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिका की व्यवस्था कब से लागू हुई, तो 1980 के दशक में, 80 में नहीं दशक में, अर्थात 1980 से 90 के बीच में। दशक का मतलब 10 वर्ष का समय। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच। जनहित याचिका का मतलब अब गांव यदि लोगों के हित में है तो डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरे गांव के हित में मुद्दा होना चाहिए। यदि मान लो कहीं का सरपंच भ्रष्टाचार कर दिया है, पूरे गांव को तंग किया है, पूरे गांव के अधिकारों का हनन हो रहा है, या पूरे गांव के लोगों के जो आवास के पैसे आते हैं इनमें से यदि किसी प्रकार का क्या किया है, घोटाला किया है, तो आप बिल्कुल PIL के तहत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जो जनहित याचिका जारी की है वहाँ पे जा करके आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन वो पूरे गांव का मुद्दा होना चाहिए और गांव के सभी लोगों के हस्ताक्षरित दस्तावेज भी होने चाहिए रिकॉर्ड के साथ। तो इस प्रकार से लोगों तक इसकी पहुंच सुलभ हो गई। पहुंच स्थापित करने के प्रयास किया। न्यायालय ने किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, या तो राज्य के उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। और कोई व्यक्ति जिसे आप ये समझते हो कि ये हमारे मुद्दों को वहाँ तक पहुँचा पाएगा, शिक्षित है, जानकार है, तो आप गांव के कुछ लोग जाइए, उसको लेकर के वहाँ लगवा सकते हैं जनहित याचिका। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। आप क्या करेंगे? स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, भेज सकते हैं। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का बताया गया है कि वहाँ कुछ मजदूरों को रिहा नहीं किया गया था, शोषण किया जा रहा था, अमानवीय श्रम कराया जा रहा था, तो उनकी मुक्ति के लिए यह अपनाया गया था, जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें सफलता मिली थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता से प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है? उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। ये राजस्थान की कहानी है। 2001 में राजस्थान उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों के भेंट चढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन था, तो इसको याद रखेंगे, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL।
एक संगठन था जो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दिया। चूँकि उस समय अकाल पड़ा था, तो कहाँ 2001 की घटना है, राजस्थान और उड़ीसा। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इन दलील को गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उनको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। तो इस प्रकार से इसमें सफलता मिली थी जनहित याचिका में। तो इस घटना को आप याद रखेंगे और इस पार्टी का पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको आप याद रखेंगे। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। तो इस प्रकार से इस मुद्दे में क्या हुई, सफलता मिली जनहित याचिका से। तभी से मिड डे मील इसमें बताया गया है। फिर इस पैराग्राफ को देखते हैं, तो इसमें बताया गया है आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जो जीवन रक्षा का अधिकार है, तो कहा गया था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो वो जीवन रक्षा के अधिकार के तहत, अर्थात मौलिक अधिकार के तहत यह निर्णय दिया गया था। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। तो शहरों में जो झुग्गियां हैं उसके अगेंस्ट इसमें सुनवाई की गई है कि इनको बेदखल कर दिया जाए। अब एक कोर्ट दिया गया है, इस मामले को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, तो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे। अब ये झुग्गी झोपड़ी को लेकर के इसमें किया जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। किसको, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। आजीविका का अधिकार को नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़कर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह से जोड़कर देखा। तो उसके कुछ अंश दिए गए हैं, उनको अब देखते हैं। अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप किसी को किसी का मर्डर करें या मृत्युदंड दें तभी आप जान लेना कहलाएंगे। यदि इसको भोजन नहीं दे रहे हैं और वह अब स्वयं मर जाएगा तो वह भी हत्या ही कहलाएगी। तो व्याख्या उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या बहुत अलग ढंग से फिर करता है, बताएगा भी आगे। जीवन के अधिकार का यह आयाम है कि अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। जब उसके पास जीने के साधन अर्थात भोजन, पानी, हवा यही उपलब्ध नहीं रहेगी तो वह कैसे जीवित रह सकता है। आप उसको स्वतंत्र भी छोड़ दें तो इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। तो हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट पैरा। तो इसमें किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती में उजाड़ देने या उसके आजीविका के साधन को फौरन नष्ट हो जाते हैं। उजाड़ देने से क्या होता है, उसकी आजीविका के साधन जो जुटाया था उसने फौरन नष्ट कर दिए गए। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी
या झुग्गियों में रहने लगते हैं, इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार से व्याख्या की गई। तो ये नगर निगम के विरुद्ध था, बम्बई नगर निगम के, ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इसमें जबकि पहले वाले फैसले में 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला झुग्गी वासियों के आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। अब एक कोट दिया गया है नीचे, उसको देख लेते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये जो सारणी दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, विशेष रूप से का। उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34 हैं, कार्यरत 34 हैं, रिक्त 0 हैं। तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 हैं। यह डेटा कब का है? 1 नवंबर 2019 की स्थिति। इसलिए आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बाकी जो दो नीचे हैं, उच्च न्यायालय और जिला अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूछ दी जाती है, इसलिए आप याद रखेंगे। एक कोट बताया गया है, तो ये भी एक घटना का ही जिक्र है। 22 मई 1987 को मारे गए हासिमपुरा 43 मुसलमानों ने कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष के लिए मुकदमा शुरू होने में इतना विलंब हुआ, इसके कारण दिसंबर 2002 सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से क्या किया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविंशियल आर्म्स कॉन्स्टेब्यूलरी PAC प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेब्यूलरी के 19 लोगों पर क्या किया? हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए गए। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया ये फोटो है। तो देर दुरुस्त आता है पर निर्णय जरूर आता है, इसलिए आप भरोसा करें और केस जरूर लड़ें। यदि आपके साथ अधर्म अत्याचार हुआ है तो पीछे ना हटें। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका। यह क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इस प्रकार से यह चर्चा यहीं पे क्या होती है? समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि यह लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आ गया होगा अदालतों की भूमिका, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।